जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का नवंबर या दिसंबर मंथ में, उसके लिए जीके प्लस साइंस के जो उनसे टॉप क्वेश्चंस है ना, मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चंस, भाई ये हर साल आते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में। इससे आप लोगों के 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। मैं आप लोगों को जो डेली वीडियो में क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूँगा। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, ठीक है। आप उस पर मैसेज कर देना, मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसके अंदर आपको इसके पूरे नोट्स मिलेंगे, जो भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा उसकी पीडीएफ भी उपलब्ध होगी, ठीक है साथियों। पिछले साल के एग्जाम से भी उपलब्ध करा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो भाई अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करना, ताकि सभी की हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपने पास, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। यानी जो राजकोषीय मतलब कि जो अपना खजाना है, ठीक है, राजकीय खजाना, इसकी जो नीति है, मतलब ये कहाँ पर कैसे खर्च होगा, कितनी मात्रा में खर्च होगा, उसके तहत कौन सी संस्था है जो भारत में इस चीज़ की नीति तैयार करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय है वो भारत के अंदर राजकोषीय नीति को तैयार करता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए। जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके अंदर ये पूछा गया भाई इन चारों के अंदर से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ठीक है साथियों। तो इसका सही आंसर देखो, मौद्रिक प्रबंधन, ये तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। मौद्रिक यानी कि जो मुद्रा छपती है उसके बारे में प्रबंधन करना। सरकारी ऋण प्रबंधन, भाई सरकार किसको कितनी मात्रा में ऋण देगी, वो भी आरबीआई का काम है। विदेशी विनिमय प्रबंधन, ये भी आरबीआई का काम है, ठीक है। लेकिन ग्राहकों से जमा स्वीकार करना ये आरबीआई का काम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ। समझ रहे, उदारीकरण का मतलब भारत पहले आर्थिक रूप से कमजोर था, मजबूत किस वर्ष से होना शुरू हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 यानी 1991 के अंदर भारत का आर्थिक उदारीकरण हुआ। अगला प्रश्न साथियों, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। कोई भी अगर दूसरा राज्य है वो उसी समय किसी भी राज्य को तत्काल रूप से नियंत्रण में ले लेता है या फिर अधिकार में ले लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कॉलोनी कहा जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य की स्थापना का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। संविधान का वो अनुच्छेद बताना है जिसके अंदर भाई सरकार के पास ये अधिकार है, भाई वो नए राज्य को गठित कर सकती है, किन आधारों पर कर सकती है, वो सारे के सारा सिस्टम उस संविधान के अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो वो अनुच्छेद है साथियों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 2, जिसके अंदर ये सब दिया गया है कि आप नया राज्य स्थापित कर सकते हो। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है कौन सा है भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है साथियों। और मैं आप लोगों से वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछूंगा, जिसका आपको जवाब मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, और आप लोगों को अगर उसका जवाब पता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है साथियों। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। मतलब ये एक मौलिक कर्तव्य है, आप सभी व्यक्तियों का आप अपने देश की रक्षा करेंगे, और अगर देश को ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को तुरंत राष्ट्र की सेवा में यानी आर्मी के अंदर भर्ती होना पड़ेगा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है ये, ठीक है। 16 जाने माने जो महाजनपद थे उनके अंदर से सबसे जो महत्वपूर्ण महाजनपद था वो कौन सा था, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध जो जनपद था वो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है, ठीक है। कौन से ऐतिहासिक पाठ के अंदर जो चांदी के सिक्के हैं उनको रुपया रूप बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र के अंदर चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था। ये साथियों हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत में जो नमक कानून बनाया था, ठीक है,
उसको तोड़ने के लिए किसने यात्रा का नेतृत्व किया था? लगभग सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था। ठीक है, जो दांडी मार्च यात्रा होने लग रही थी दांडी नामक स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? ठीक है, 1934 सन था, उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी उसका मुख्य प्रवक्ता ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना बन गया। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? 4 ये वर्ण थे पहले जमाने में, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। अब ये प्रश्न पूछेगा भाई इन 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, शूद्र वर्ण था, ये जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जो सत्यशोधक समाज है इसके संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फुले थी, ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है साथियों, किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? जो वलित पर्वत है वो भारत को घेरे हुए है। अब इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया कौन सी दिशा के अंदर है वो भारत को घेरे हुए नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा से है, वो भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? जियोग्राफी का भूगोल का प्रश्न है और सबसे आसान प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा साथियों, लगभग सभी को पता होगा, उत्तरी मैदान ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा से घिरा हुआ है, यानी बना हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना भाई कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मानव प्रभाव है, वो जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं भारत के अंदर। अगला प्रश्न साथियों, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां, ये विज्ञान के प्रश्न आ गए साइंस के। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां का मतलब समझते होंगे आप लोग, पिक्चर्स बनाते हैं जो शीशे, जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती हैं? ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी। आभासी का मतलब वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल होती हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये प्रश्न पूछा है कौन सा कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबुन के बुलबुले का निर्माण, ये कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, कीटों में गैसों का आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं? जो कीट होते हैं यानी कीड़े मकोड़े, इनके अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसके लिए वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वास नली उसको कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है? जो पत्तियां होती हैं अपनी, ठीक है, जो उनसे ये जैसे फलों की पत्तियां होगी, पेड़ों की पत्तियां, इनके ऊपर है ना एक मौजूद रंध्र होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उसके माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पो उत्सर्जन के माध्यम से। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? विद्युत ऋणात्मक का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न साथियों, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया से एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? ठीक है साथियों, ये प्रश्न पूछा है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया से एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है वो एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, पॉलीथीन तथा पीवीसी खालिस्तान के उदाहरण हैं। तो पॉलीथीन है और पीवीसी यानी जो प्लास्टिक वगैरह है
वो किस चीज़ के उदाहरण है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है पॉलीथीन तथा पीवीसी। अगला है साथियों क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शंस के अंदर देना है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो ये प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, वातानुकूल एसी, ठीक है, एसी होता है जो, उसमें उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है भाई रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलक में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना साथियों, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।